हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 2 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए, कल मैंने आप लोगों से इस करंट अफेयर के वीडियो को लेकर के आप लोगों का फीडबैक मांगा था। लगभग 1500 लोगों ने कमेंट किया है और मैंने आप सभी के कमेंट्स रीड किए हैं। देखिए, मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ाया जा सके। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि मैप को डिटेल में पढ़ाया जाए, तो अब मैं जियोग्राफी का पोर्शन भी ऐड करती हूँ ताकि आप लोगों का करंट अफेयर के साथ साथ जियोग्राफी का पोर्शन भी कवर हो सके। रिक्वेस्ट बस इतनी है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर किया करिए। और आज आप लोगों की डिमांड पर आज का जो करंट अफेयर है ये बायलिंगुअल रखा गया है और पर डे ये बायलिंगुअल ही रखा जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस भरोसे मत रहा करिए कि हम इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा पर्सन शेयर कर देगा। ऐसा नहीं, आप दूसरे के भरोसे मत रहिए, आप लोगों को खुद ही शेयर करना है। आप लोगों के लिए करंट अफेयर बनाने में काफ़ी मेहनत की जाती है। इस 10 क्वेश्चन में 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है ताकि आप लोगों के पास बेस्ट कंटेंट पहुंच सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को फिर से ट्रेंडिंग में लाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे और नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब मनाया गया है? तो ये दोनों ही अभी हाल ही में मनाया गया है 1 जुलाई को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे की, तो ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 1 जुलाई 1949 को ही स्थापना हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब यदि हम बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे की, तो देखिए भारत में ये दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो प्रसिद्ध डॉक्टर, साथ ही वेस्ट बंगाल के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र रॉय, इन्हीं को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। क्योंकि जो विधान चंद्र रॉय थे, इनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था और मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। यानी कि जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 में। और 1963 में इन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। और इस बार जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है, इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 18 जून को क्या मनाया गया है? ग्लोबल डे ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। 20 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। 29 जून को मनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊं तो देखिए, आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि अभी हाल ही में नाडा ने इस एथलीट को बैन कर दिया, ये इतने साल के लिए बैन कर दिया। अच्छा, बैन किया क्यों जाता है? तो देखिए, इन्हें बैन किया जाता है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद। कहने का मतलब ये है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन एथलीटों को नहीं करना चाहिए, और तब भी एथलीट बात नहीं मानते हैं और उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो उन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद बैन कर दिया जाता है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि ये एप्लीकेशन एथलीट और नाडा के बीच एक मीडिएटर यानी कि एक माध्यम का कार्य करेगा, जो कि ये बताएगा कि एथलीटों को किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो एथलीट है ये किन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं। साथ ही डोपिंग टेस्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी इस एप्लीकेशन पर एथलीट के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसी के लिए ये जो नाडा एप्लीकेशन है इसे लॉन्च कर दिया है किरण रिजिजू जी ने। किरण रिजिजू जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। यदि हम बात करें नाडा की यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना हुई थी 2005 में, हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, ये बनाए गए हैं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है नाडा, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा।
वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है, किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो आसियान शिखर सम्मेलन होता है ये 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसका जो 36वां एडिशन है ये अब आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। हम वियतनाम को मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? तो देखिए इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं 10। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या भारत आसियान का हिस्सा है, यानी कि क्या भारत आसियान का मेंबर कंट्री है? तो नहीं, भारत आसियान का मेंबर कंट्री नहीं है। तो देखिए अब यदि हम डिस्कस करें वियतनाम को, देखिए जो वियतनाम है ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, ये है अपना देश भारत, और वियतनाम ये स्थित है भारत के पूर्वी साइड में यानी कि ईस्ट साइड में। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग, प्रेसिडेंट है त्रान दाई क्वांग। भारत और वियतनाम के बीच एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है विम्बेक्स, और इसी वियतनाम में आयोजित किया जाएगा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, और ये वर्चुअली आयोजित किया जाएगा जिसकी थीम है कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जिनका नाम है मारियो गोमेज, इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो देखिए ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। मारियो गोमेज जिन्होंने अपने करियर में कई खिताब अपने नाम किए हैं, साथ ही ये कई फुटबॉल क्लब के लिए भी खेल चुके हैं और अब इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये तो बिलोंग करते हैं जर्मनी से, और आज के इस क्वेश्चन में जर्मनी का जो मैप है ये मिसिंग है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। इसके बारे में आप लोग बता देती हूँ। जर्मनी की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? बर्लिन, करेंसी है यूरो। अच्छा, यहाँ की चांसलर कौन है? तो यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल, और मैंने आप लोग बताया भी था कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जो एंजेला मर्केल है ये है टॉप पर, जबकि जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये हैं 34वें स्थान पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए ये खोला जाएगा दिल्ली में, और ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्लाज्मा बैंक है ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और कोविड-19 पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल को प्लाज्मा के लिए यहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कल मैंने आप लोग बताया था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, यदि आप लोगों को याद हो तो देखिए प्लाज्मा ब्लड का वह भाग होता है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडी मौजूद होते हैं जो कि संक्रमण से लड़ते हैं, और इस प्लाज्मा थेरेपी में जो पेशेंट कोविड-19 से ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं उन्हीं के रक्त की एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए इस प्लाज्मा बैंक के थ्रू जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये उन लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कि कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये है केरल, और अब पहला प्लाज्मा बैंक ये ओपन हो रहा है दिल्ली में। यदि हम बात करें दिल्ली की तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने ही नाम का यानी कि एके नाम का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं अनिल बैजल। कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T प्लान और ऑपरेशन सील्ड, इन दोनों की ही शुरुआत की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, यानी कि पहला प्लाज्मा बैंक। इसी से यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकें जो कि कहीं ना कहीं पहले स्थान पर हैं, जैसे कि जो गुजरात है, गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, और अब पहला प्लाज्मा बैंक ये ओपन हो रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए ये भी हाल ही में बन गए हैं गुडनी जोहानसन, ये बने हैं दोबारा से। देखिए जो आइसलैंड के प्रेसिडेंट होते हैं इनका कार्यकाल होता है 4 साल का, और यही अब बन गए हैं गुडनी जोहानसन। देखिए हम मैप के थ्रू आइसलैंड को डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। जैसे कि जोको विडोडो, ये कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं,
कल मैंने आप लोगों को बताया था लाजर चकवेरा के बारे में। जो लाजर चकवेरा है ये अभी हाल ही में मलावी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि जो साई इंगवेंग है ये कुछ समय पहले ही ताइवान की दूसरी बार से राष्ट्रपति बनी है। और अब आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं गुडनी जोहानसन। आप मैप में देख सकते हैं आइसलैंड की लोकेशन, ये है अपना यूरोप महाद्वीप, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, रेकजाविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। यदि आप करंट से रिलेट करें तो देखिए कुछ समय पहले ही ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया था, और जो ग्लोबल पीस इंडेक्स रहा था 2019 का, इसे टॉप किया था आइसलैंड ने ही। कुल 163 देशों के बीच ये सर्वे हुआ था, टॉप तो किया था आइसलैंड ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 141वीं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले पीसी महान लोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी टर्म है पहला, और इस पहले पीसी महान लोबिस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं चक्रवर्ती रंगराजन। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, तो देखिए सांख्यिकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है पीसी महान लोबिस पुरस्कार से। और चक्रवर्ती रंगराजन ये हैं कौन, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अभी मैंने कहा है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 जून को। और प्रेजेंट टाइम में हमारे सांख्यिकी मंत्री हैं कौन, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय का जो प्रभार संभाल रहे हैं ये है राव इंद्रजीत सिंह। और सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है पीसी महान लोबिस यानी कि पहले पीसी महान लोबिस पुरस्कार से। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो शक्तिकांत दास है ये आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं, यानी कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं, और इन्हें अभी हाल ही में बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रघुराम राजन ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्सटर्नल यानी कि बाह्य सलाहकारी समूह का मेंबर नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है पहला, तो जो रवीश कुमार है इन्हें कुछ समय पहले ही पहले गौरी लंकेश अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो देखिए ये भी हाल ही में जारी किया गया है ईरान के द्वारा। और क्यों जारी किया गया है, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जनवरी में बगदाद में जो ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें कि ईरान के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी तनाव भी चल रहा था, जिसके बाद से जो अमेरिका है इसने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और इसके लिए जो ईरान है इसने हेल्प ली है इंटरपोल की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, हेडक्वार्टर स्थित है लियोन फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। आप मैप में देख सकते हैं ईरान की लोकेशन, ये है एशिया महाद्वीप, और ईरान के पास ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, जो कि विश्व में सबसे खारे पानी की झील है, और ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। ईरान की कैपिटल क्या है, तो ये है तेहरान। और करेंसी के बारे में मैंने आप लोग बताया भी था, करेंसी तो थी रियल, लेकिन अब इसे बदलने का फैसला किया गया है। अब यहाँ की करेंसी होगी तोमान, और एक तोमान बराबर होता है 10,000 रियल। देखिए अभी मैंने बताया है कि ड्रोन हमले में जो कासिम सुलेमानी थे ईरान के कमांडर, इनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ईरान के जो अब नए कमांडर है ये बनाए गए हैं इस्माइल कानी, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अभी तक तो के वेणुगोपाल यही थे भारत के अटॉर्नी जनरल। इनका कार्यकाल पूरा हुआ है 30 जून को, और अब दूसरे कार्यकाल के रूप में यानी कि के वेणुगोपाल को दोबारा से अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यदि हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, जो कि भारत सरकार का वकील होता है, या इसे आप कह सकते हैं मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल का पद है ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के प्रेसिडेंट, और भारत के जो प्रेसिडेंट है इनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। यदि पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि ये 3 तरीक़ों से हटाए जा सकते हैं, या तो त्यागपत्र यानी कि ये स्वयं ही त्यागपत्र दे दें,
और किसे त्यागपत्र दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा ये है कि यदि इनकी मृत्यु हो जाए, और तीसरा ये है कि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें डायरेक्ट हटा दिया जाए। तो इन 3 तरीके से अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है। तो के वेणुगोपाल ये तो है अटॉर्नी जनरल। यदि हम बात करें तुषार मेहता की, तो ये है भारत के सॉलिसिटर जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल ये होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये होता है भारत सरकार का दूसरा मुख्य कानूनी सलाहकार, और ये हैं तुषार मेहता। नरेंद्र बत्रा जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि ये तो अध्यक्ष पहले ही से थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस अभियान के बारे में आप लोग बता दूं, इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी टेस्ट किया जाएगा। और ये जो अभियान है ये 15 दिन तक चलाया जाएगा, और इस 15 दिवसीय अभियान में 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे और पर डे 15,000 से 20,000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। इस तरह डोर टू डोर ये सर्वे किया जाएगा, जिसका नाम है किल कोरोना अभियान। और आप सभी जानते हैं कि भारत में जो कोरोना के केस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि भारत में जो रिकवरी रेट है ये भी अच्छा है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट की, तो ये अच्छा है 76.9% का। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। राजधानी है भोपाल, जहां पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। कल मैंने आप लोग बताया था जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाल लिया है। मुख्य न्यायाधीश ये हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो सतपुड़ा वन विहार, कुनो नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेच पन्ना, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। साथ ही जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है ये है मलखंभ। ये आप ज़रूर याद रखेंगे, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। देखिए, वीडियो भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन हर क्वेश्चन में आप लोगों के मोर देन 10 फैक्ट्स भी तो क्लियर कराए जाते हैं, इसलिए समय लग जाता है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर था बोथ ए एंड बी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। तो दोस्तों, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।